तो ये सब टेम्परेचर की वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट कर ली। अब आप देखिए हमें मास फ्लो रेट कैलकुलेट करना है। तो मास फ्लो रेट के लिए हम क्या रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। हमें गिवन है कि 10 टन्स कूलिंग लोड है, तो 210 इंटू क्यू विल बी इक्वल टू एम ए इंटू सी पी इंटू T6 माइनस T5। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमें मिल रहा है वो 5 to 6 प्रोसेस में मिल रहा है, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम ए इंटू सी पी इंटू T6 माइनस T5 एंड दैट इज इक्वल टू 210 इंटू क्यू। तो इससे हम मास फ्लो रेट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये आ गया हमारे पास 51.2 किलोग्राम पर मिनट। उसके बाद हमें कंप्रेशन वर्क अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कंप्रेशन वर्क कहाँ है, इस प्रोसेस में है। तो ये होगा एम ए इंटू सी पी इंटू T3 माइनस T2। तो इसको हमने ये लिख लिया, ये वर्क है, और इस वर्क को हमने 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये वाट में, किलो वाट में हमारे पास पावर इनपुट की वैल्यू आ गई। फिर COP हमें कैलकुलेट करना है, तो COP इज़ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W। तो आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू अगर आप देखेंगे डायग्राम से, तो इट इज़ एम ए इंटू सी पी इंटू T6 माइनस T5। देखिए ये जो प्रोसेस है, ये इसमें जो रेफ्रिजरेशन, जैसे मैंने आपको कहा T6 पॉइंट कहीं यहाँ होगा, तो जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपको मिल रहा है वो यहाँ से यहाँ तक मिल रहा है। ठीक, तो ये हो गया एम ए इंटू सी पी इंटू T6 माइनस T5, और वर्क मैंने आपको बता ही दिया। तो ये दोनों वैल्यूज़ इसमें, ये वर्क की वैल्यू हो गई, दोनों वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास COP की वैल्यू आ जाएगी। तो 0.33 इज COP ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब ये नेक्स्ट सिस्टम है सिंपल एयर इवेपोरेटिव कूलिंग सिस्टम। देखिए ये सिस्टम भी पहले जैसा ही है, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन है। इसमें यहाँ पर एम्बियंट एयर है, तो आपने अगर पहले समझा हुआ है तो उसी को फॉलो करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अगर ये आपने पहला वाला सिस्टम नहीं समझा तो पहले उस वीडियो को देखिए। तो एम्बियंट एयर को हमने कंप्रेस कर दिया, रैम्ड एयर हो गई, फिर वो एयर इस कंप्रेसर में गई, उस कंप्रेसर से जाने के बाद फिर ये इस पाइप में गई। तो पहले फर्स्ट हीट एक्सचेंजर से पास हुई। इसके पहला वाला जो सिस्टम था उसमें ये एयर, इसके आगे ये नहीं था, ये इवेपोरेटर इसमें हमने कनेक्ट किया हुआ है, ये पहले नहीं था। तो वो जो एयर होती थी वो सीधी यहाँ से इस टरबाइन में चली जाती थी ऐसे। ठीक है, लेकिन अब क्योंकि इसमें ये इवेपोरेटर भी है तो हमने अब इस एयर को इस इवेपोरेटर से पास करा दिया। अब इस इवेपोरेटर को समझते हैं क्या होता है। ये इवेपोरेटर जो है इसमें एक सब्सटेंस फिल्ड होता है जिसको हम इवेपोरेंट बोलते हैं। तो वो सब्सटेंस क्या करता है कि इस एयर जो इस ट्यूब के अंदर से पास हो रही है उससे हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करके वेपर में चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसमें कहें कि इसमें वाटर है तो वो वाटर लिक्विड फॉर्म में है, इस एयर से जो कि इस हीट एक्सचेंजर से आ रही थी इसके अंदर, इस पाइप के अंदर, इस एयर से वो हीट एब्जॉर्ब कर लेता है, और वो वाटर जो है हीट एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाता है। तो ये हमने लिखा हुआ है वाटर वेपर एग्जिट, यहाँ से ये वाटर वेपर से बाहर चली जाती है। तो इससे हमें एक एडिशनल कूलिंग मिल जाती है। ठीक है, अब इस इवेपोरेटर में हम कौन कौन से सब्सटेंसेस रख सकते हैं, जैसे इनमें यूज़ होते हैं, वाटर को यूज़ कर सकते हैं, अल्कोहल को कर सकते हैं, अमोनिया को कर सकते हैं। अब आप ये कहेंगे कि वाटर तो 100 डिग्री सेल्सियस पर फेस चेंज करेगा, तो एक्चुअली ये डिपेंड करता है प्रेशर के ऊपर। जब एयरक्राफ्ट तो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर ट्रैवल करते हैं, तो 20,000 मीटर हाइट पर वाटर जो फेस चेंज करता है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर चेंज कर लेता है। ऐसे अल्कोहल 9 डिग्री सेल्सियस पर चेंज करता है, अमोनिया -70 डिग्री सेल्सियस पर चेंज करती है। ठीक है, तो हम जो सूटेबल रेफ्रिजरेंट इसके अंदर, उसे रेफ्रिजरेंट कहिए या इवेपोरेंट कहिए, वो इसके अंदर फिल कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे हमें ये एडिशनल कूलिंग मिल जाती है। तो इसका अगर आप हम ये TS डायग्राम पढ़ें तो आप देखिए 1 to 2 प्रोसेस रैमिंग का प्रोसेस था जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ये 1 to 2 प्रोसेस हो गया, और अब ये बार बार मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये रिवर्सिबल के लिए है और ये रिवर्सिबल के लिए है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद में 2 to 3 या 2' to 3 या 3' प्रोसेस जो है ये मेन कंप्रेसर में है। फिर 3 to 4 जो कूलिंग हो रही है वो इस हीट एक्सचेंजर में हो रही है, और उसके बाद जो ये इवेपोरेंट की हेल्प से जो इवेपोरेटर में कूलिंग हो रही है वो 4 to 4' में हो रही है। तो इसमें अब एक एडिशनल पॉइंट आ गया हमारे पास इस कर्व के ऊपर। अब अगर देखिए अगर ये इवेपोरेटर इसमें ना होता तो ये एक्सपेंशन यहीं से हो जाती टरबाइन की। ठीक है, अब ये हमें एडिशनल इससे कूलिंग मिल गई। तो इस इवेपोरेटर के बाद जो पॉइंट है वो T4' है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि इवेपोरेटर के बाद जो पॉइंट है वो ये है T4'। ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पर।
अब टरबाइन में एक्सपेंशन होती है तो ये प्रोसेस हमारा 4' to 5 और 5' होता है। अब ये एयर कैबिन में जाती है तो ये हीट गेन करती है, तो फाइनल कंडीशन हमारी T6 हो गई जो कि कैबिन टेम्परेचर के बराबर है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिस्टम एक एडिशनल कूलिंग प्रोवाइड करता है। अब अगर हमें इसमें मास फ्लो रेट लिखना है तो जैसे हमने पहले इक्वेशन लिखी थी 210 Q अपॉन Cp इंटू T6 माइनस T5 डैश, क्योंकि आपको जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा है, इस प्रोसेस में मिल रहा है T6 माइनस T5 डैश। ठीक है, और जो वर्क इनपुट होगा वो भी क्या होगा, Ma इंटू Cp इंटू T3 माइनस T2 डैश या T3 डैश माइनस T2 डैश। तो ये हमने उस ये वर्क इनपुट हो गया और इसको हमने 60 से डिवाइड कर दिया तो ये किलोवाट में कन्वर्ट हो गया। COP की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन W, इससे हमने COP की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ठीक है, तो इसमें हमने ये सब कैलकुलेशन पहले जैसे ही हैं। अब इसमें एक एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है, ये है Me इवेपोरेंट, ये मास ऑफ इवेपोरेंट है जो कि हमने इवेपोरेटर में फिल किया है। दिस इज इक्वल टू Q इवेपोरेंट इंटू T अपॉन HFG। देखिए Q इसमें क्या है, ये QE जो है Q इवेपोरेंट ये जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है हीट टू बी रिमूव्ड इन द इवेपोरेटर इन किलोजूल पर मिनट। आप देखिए इन सिस्टम्स में क्या होता है कि इन सिस्टम्स में आप देखिए ये जो इवेपोरेटर है इसमें जो हमने सब्सटेंस फिल किया हुआ है वो हम स्टार्टिंग में ही फिल करके चलते हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर जैसे वाटर वेपर कन्वर्ट हो गई, इसको हम फिर से कहीं से कंडेंस करें और कंडेंस करके फिर से इसके अंदर सप्लाई कर दें। ठीक है, ऐसा नहीं करते हैं। जितना हमें इवेपोरेंट से कूलिंग चाहिए उतना अमाउंट ऑफ इवेपोरेंट हम इसमें से पहले ही फिल करके चलते हैं। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर अमाउंट ऑफ हीट रिमूव्ड इतना है किलोजूल पर मिनट में और इसको फ्लाइट टाइम से मल्टीप्लाई कर दिए, उस ड्यूरेशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए जिसमें कि हमें कूलिंग चाहिए, तो ये किलोजूल में हीट हो गई जो कि रिमूव करनी है। और इसको अगर हम लेटेंट हीट से डिवाइड कर दें तो दिस विल गिव यू द अमाउंट ऑफ इवेपोरेंट विच इज़ टू बी कैरीड इन इवेपोरेटर। ठीक है, तो इससे हम ये मास ऑफ इवेपोरेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो इस सिस्टम में हमें ये एक एडिशनल कैलकुलेशन करनी पड़ती है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक सेकंड सिस्टम हो गया, सिंपल एयर कूलिंग सिस्टम, सिंपल एयर इवेपोरेट कूलिंग सिस्टम। ठीक है, तो अब आप इसको एक दो बार और समझ लीजिए, देख लीजिए, जो क्वेश्चन हमने पहले सॉल्व किया है उसके साथ उसे सॉल्व करिए तो आपको ये एकदम सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ठीक है।